हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका के अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 15 और 16 की डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। माननीय उपसभा अध्यक्ष महोदय, आपका और मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका रोजी रोटी, कपड़ा और मकान विधेयक देखकर मुझे लेनिन का वह कथन स्मरण हो गया है, जिसको मैं समझती हूँ कि यहाँ पर उद्धृत किया जाए। लेनिन ने कहा था कि लोग राजनीति में सदा छलना और आत्मछलना के नादान शिकार हुए हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक हर नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक कथन, घोषणा और वचन के पीछे किसी न किसी वर्ग के हितों का पता लगाना नहीं सीखेंगे। सुधारों और छोटे मोटे परिवर्तन के वह कितनी ही बर्बरतापूर्ण और सड़ी हुई क्यों न प्रतीत होती हो, वर्ग के संरक्षण पर बनी रहती है और तब तक पुरानी प्रथा के संरक्षक उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसलिए पता नहीं माननीय सदस्य ने यह विधेयक पेश करके स्वयं को छला है या हमको छला है, यह तो वे ही बता सकते हैं। लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं, उपस्थित होते तो बताते। यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान का मामला मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए मनुष्य के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक पर सार्थक बहस के माध्यम से और कुछ हासिल न हो तो कम से कम मनुष्यता की रक्षा की लड़ाई में एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए मैं इस विधेयक के पक्ष में खड़ी हुई हूँ। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य मात्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके अभाव में इंसान के रूप में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो समाज लोगों की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, उस समाज को अपराधी के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि अंततः वे कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। मनुष्य और पशु में भेद करना हमें सिखाती है। एक सुरक्षित स्थान में रहना, खाना,
पीना, प्रजनन करना यह काम जानवर भी करता है। हालांकि मेरी दृष्टि में यह भी मानवीय कर्म ही है, लेकिन इन कर्मों को आप सिर्फ इन्हीं तक सीमित रखकर देखें तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं होता। माननीय उपसभा अध्यक्ष महोदय, यह समाज वास्तविक अर्थों में मानवीय समाज है तो उसकी सबसे पहले और सबसे बड़ी कसौटी यह होनी चाहिए कि उस समाज में रहने वाले इंसान रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। उपसभा अध्यक्ष महोदय, इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके ही इंसान इंसान कहलाता है और उसकी मानवीय चेतना और उसकी मानवीय सर्जना उन्मुक्त होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस दिशा में सबसे पहले कदम यानी रोजी का अधिकार अर्थात काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। रोजगार के अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक जहां अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं वह अन्य रचनात्मक कार्यों को भी पूरा करता है। एक मानवीय समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की कसौटी पर जब हम अपने समाज को आंकते हैं तो हमें सिवाय गहरी निराशा और कुंठा के और कुछ नजर नहीं आता है। आज हम एक विशेष परिवेश में जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो वह और भी ज़्यादा निराशाजनक है। आज से केवल 1 वर्ष पहले काम के अधिकार को संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करना चर्चा के केंद्र में था, लेकिन आज 1 वर्ष बाद चर्चा के केंद्र में क्या है? आज 1 वर्ष बाद चर्चा के केंद्र में निर्गम नीति, स्वैच्छिक निवृत्ति, व्यापक छटनी और अपना रोजगार आप जुटाओ नीति। उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे परिवेश में यह विधेयक किसी को भी व्यर्थ जान पड़ सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यदि समाज में मानवद्रोह की प्रवृत्तियाँ रहती हैं तो मानवता को जीवित रखने वाली समाज की प्रकृति को आगे बढ़ाने वाली शक्तियाँ भी इस लड़ाई में साथ साथ चलती हैं। महोदय, हमें स्वतंत्र हुए 55 वर्ष हो गए। 1950 में जब हमारा संविधान अपनाया गया तो उस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य हमारे सामने रखा गया था और निर्देशक तत्वों में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका के लिए पर्याप्त साधन और संतोषप्रद जीवन स्तर, शिक्षा पाने का वचन दिया गया था और धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकर केंद्रीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना थी। सुरक्षा के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता को यह कह रहे हैं कि सरकार कोई धर्मशाला नहीं है। स्टॉप।